अब देखो जो फैमिली बजट है और ये टाइम सीरीज डाटा है, इलास्टिसिटी एस्टिमेट करने के दो हमने तरीके पर लिए, एक फैमिली बजट एक टाइम सीरीज। अब जो है लेंटोइफ है उसने अपना निकाला टाइम सीरीज डाटा तय, और पिगोऊ है उसने टाइम सीरीज भी और फैमिली बजट भी दोनों से लेके दे रखा है। तो पहले लेंटोइफ का मेथड आएगा, तो उसमें हमें सिर्फ टाइम सीरीज डाटा से कैलकुलेट करना है कि कैसे इलास्टिसिटी को हम निकाल लेंगे। जो लेंटोइफ है वो क्या एज्यूम करता है कि लेंटोइफ ये मान के चलता है कि 3 अजम्पशन है उसकी, ये लेंटोइफ ये, तो यहाँ से पहले 3 अजम्पशंस को लिखना है। पहली अजम्पशन क्या है कि डिमांड और सप्लाई है ना, अगर उनकी पोजीशन चेंज होती है तो उनका करो है वो भी उतना ही शिफ्ट हो जाएगा। मान लो अब डिमांड और सप्लाई यहाँ थी, तो डिमांड और सप्लाई की अगर पोजीशन चेंज होगी तो यहाँ चले गए, तो इनकी पोजीशन तो चेंज हो जाएगी लेकिन जो इनका करो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में तो क्या है कि डिमांड और सप्लाई की क्या हो सकती है, पोजीशन चेंज होगी तो हम इसकी इलास्टिसिटीज की रेशियो निकालेंगे। जो सेकंड अजम्पशन क्या है वो है शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड करो और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि वो अगर डिमांड और सप्लाई करो हम वो शिफ्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे कि जितनी सप्लाई होगी उतना ही डिमांड करो है वो शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करो टू राइट इज जस्ट लाइकली टू शिफ्ट ऑफ सप्लाई करो लेफ्ट एज टू राइट। अब देखो अगर हमारे पास डिमांड करो है, ये मान लो कि भी जैसे 2 करो थे ना, ये डिमांड था, ये डिमांड करो था, ये शिफ्टिंग करो था। अब डिमांड करो अगर हमारा राइट में शिफ्ट हो रहा है तो ज़रूर नहीं है कि सप्लाई करो हमारा राइट में ही शिफ्ट हो, सप्लाई करो हमारा लेफ़्ट में भी शिफ्ट हो सकता है। तो यह डिमांड और सप्लाई करो एक दूसरे पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। और इसकी जो थर्ड है वो क्या है कि भी जो कांस्टेंट रिलेशन आनी चाहिए, मतलब जो इनका करो है वो क्या रहना चाहिए, लीनियर रहना चाहिए। कि भाई अगर हम इसको डबल लॉगरिथमिक स्टेट पे प्लेस करें, डबल लॉगरिथमिक पेपर पे अगर हमें ये ग्राफ बनाए ना, तो ये ग्राफ है ये क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ये तो तीनों हमने लेंटोइफ मेथड की अजम्पशन दे दी। अजम्पशन देने के बाद क्या करना है कि जो डिमांड है वो किसी भी कमोडिटी की वो वाई है, कंजप्शन सॉरी वाई क्या है, कंजप्शन है, और पी क्या है, प्राइस है। कि भाई किसी भी चीज़ की कंजप्शन किस पे डिपेंड करती है, उसके प्राइस पे डिपेंड करती है। डिमांड करो में हमें 2 इक्वेशन से स्टार्ट करना है, डिमांड करो एंड सप्लाई करो, दोनों करो लेने हैं। डिमांड करो में वाई टी है इज इक्वल टू N1 XT प्लस UT और VT क्या है, 2 वेरिएबल हैं जो डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं 2, N1 XT, और जो सप्लाई करो है उसमें YT क्या आ जाएगी, N2 XT। जो ये YT और XT है ये क्या है, YT है कंजम्पशन और XT है किसी भी कमोडिटी का प्राइस। कि भी ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमारा वाई होगा कंजम्पशन होगा, कि जितना प्राइस ज़्यादा होगा उतना ही हम कंज्यूम कम करेंगे, प्राइस कम हो जाएगा तो हम कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। हमने क्या माना है कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो EUT बराबर हो जाएगा EVT 0, ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहेगी। इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहेगी तो डिमांड और सप्लाई क्या आएंगी, इक्वल होंगी, यानी कि log D log X दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और किसके इक्वल हो जाएंगे, YT के इक्वल हो जाएंगे। अब हमें इन इक्वेशन को लेना है, ये जो N1 XT है ये हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, YT माइनस N1 XT, YT माइनस N2 XT, तो UT और VT आ गए। फिर क्या करना है, स्क्वेयरिंग, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो YT का स्क्वेयर आ जाएगा, N1 N2 XT का स्क्वेयर आ जाएगा, और XT YT माइनस N1 प्लस N2 XT YT इज इक्वल टू UT VT। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पहले वाली इक्वेशन को और दूसरे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। अब UT और VT क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड नहीं करते, तो दोनों की इलास्टिसिटी EUT और EVT इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से EUT माइनस EUT VT इज इक्वल टू 0, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब EUT VT मतलब दोनों की इलास्टिसिटी, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हम इसी इक्वेशन का क्या करेंगे, समेशन करेंगे, कि ऐसी बहुत सारी कमोडिटी होंगी, ये तो एक के लिए हमने निकालना है, बहुत सारी होंगी, तो समेशन YT N1 N2 XT का समेशन माइनस N1 प्लस N2 XT YT का समेशन इक्वल टू 0। अब देखो हम ये इक्वेशन आ गई हार्ड, इसमें 2 हमारे पास वेरिएबल हो गए, एक XT हो गया और एक YT हो गया। इसको हम सोल्व ईजिली नहीं कर सकते, तो हमने इसको 2 टाइम पीरियड में डिवाइड कर लिया। 2 टाइम पीरियड कौन कौन से होंगे, पहला टाइम पीरियड ले लिया 1 से लेके N/2 तक, और दूसरा टाइम पीरियड ले लिया N/2 प्लस 1 से लेके
एन तक। तो इसको दो सेपरेट वेरिएबल में, दो सेपरेट टाइम पीरियड में बांट लिया। देखो यहाँ पे बांट रखे हैं, ये रहा। पहले में आई इज इक्वल टू आई, ये जो हमारा 1 से लेके और n/2 तक, सॉरी आई नहीं है, टी है, टी इज इक्वल टू 1 से लेके n/2 तक, यही सेम इक्वेशन लिखनी है। फिर t इज इक्वल टू n/2 + 1 से लेके m तक, और यही सेम इक्वेशन लिखनी है। ये किसके रिजल्ट आ गए? ये रिजल्ट किसने दिए? ये रिजल्ट दिए हमारे को लेंटोइफ ने, और कौन से मेथड से? टाइम सीरीज मेथड से। अब हमसे सीधा सीधा ये पूछेगा कि जो लेंटोफ का जो मेथड है उसकी क्या लिमिटेशन रहेगी, मतलब लोगों ने उसको क्यों पसंद नहीं किया है, क्यों वो ज़्यादा यूज में नहीं आया। तो जो लेंटोइफ है वो क्या कहता है कि करो है किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, एंड शिफ्टिंग और टू करो आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि भी एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करते। अगर वो करो शिफ्ट करेंगे तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे कि एक लेफ्ट में जाएगा तो दूसरा राइट में जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम की थ्योरी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। डिमांड ऑफ एनी वन कमोडिटीज फंक्शन ऑफ, कि एक की डिमांड है वो दूसरे के प्राइस का क्या होती है? डिपेंड करती है। कि अगर एक की डिमांड घट गई है तो दूसरे की डिमांड है, दूसरे ऑब्जेक्ट की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक कमोडिटी की डिमांड अगर घट जाती है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब जो हमारा जो यहाँ पे था वो क्या हो गया? गलत हो गया। जो लेंटोइफ है उसकी जो स्टेटमेंट होगी गलत होगी। तो ये लेंटोइफ की लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि लेंटोइफ क्या एज्यूम करता है कि सप्लाई एंड डिमांड करो है वो साइमल्टेनियसली शिफ्ट होंगे। अब जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का मान लो कि भाई प्राइस तो बढ़ गए, प्राइस तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए। मानो उस साल बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो ज़रूरी थोड़ी कि प्राइस बढ़ गई तो उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। मतलब उतनी ही हमारे पास आउटपुट आएगी। कि भाई लोगों ने अगर धान के प्राइस बढ़ गए तो धान के प्राइस बढ़ गए, लोगों ने धान भी बो दिए तो ज़रूरी थोड़ी धान की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन कम भी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ये हो सकता है कि भी सूखा हो जाए, बारिश अच्छी ना हो, या किसी भी बीमारी की वजह से हमारी फसल है वो ख़राब हो जाए। तो कुछ ऐसे जो सेक्टर हैं जिन पे ये अप्लाई नहीं होता। थर्ड है कि अजम्पशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर कांस्टेंट, कि कांस्टेंट रहने चाहिए लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहते। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म क्या है कि लोगों ने इसकी आलोचना की कि क्या क्रिटिसिज्म था? क्रिटिसिज्म इसके अंदर ये था कि जो दो ये इक्वेशन हमारी निकल के आई हैं, मतलब क्या इसमें एग्जैक्ट नहीं था, ये तो वो वजह थी जिसमें ये अप्लीकेबल नहीं हो रहा था। और क्रिटिसिज्म, ये दो जो इक्वेशन है ना, इनमें जो एक्स टी वाई टी हमने दो पार्ट कर लिए, तो इन दोनों को अगर हम जोड़े ना तो हमारा जो टोटल सॉल्यूशन है वो इसके इक्वल नहीं आता। मतलब जो n1 n2 की वैल्यू हमने यहाँ से ये जो n2/1 + 1 किया n से लेके, और एक ये किया, इसको दो टाइम पीरियड में हमने डिवाइड किया, तो टोटल अगर हम इसको सम करें ना तो वो टोटल के इक्वल नहीं आता। ये भी इसकी क्या है? क्रिटिसिज्म है। ये इसका लिमिटेशन ये है कि भाई ये यहाँ पे रूल आके गलत हो जाता है। नेक्स्ट है पिगो। पिगो ने दोनों मेथड दिए, टाइम सीरीज मेथड भी दिया और फैमिली बजट भी दिया। पिगो क्या अज्यूम करता है? पिगो अज्यूम करता है कि जो डी है हमारा वो किसका फंक्शन है? डिमांड फंक्शन है प्राइस का। डी इज इक्वल टू सी p⁻⁻α। ये किसका सॉल्यूशन है? ये डिमांड करो की इक्वेशन आई है, कि डिमांड करो की इक्वेशन निकाली थी हमने ये स्टार्टिंग में। तो हमारे पास क्या होगा? दोनों साइड लॉग अप्लाई कर देंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? log d इज इक्वल टू log c माइनस अल्फ़ा log p। अब देखो जो माइनस अल्फ़ा है उसको हमने कांस्टेंट a मान लिया, तो जी ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ax प्लस में b, ये कमोडिटी की इक्वेशन होगी। ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो पिगो मेथड है वो क्या कह रहा है कि जो इलास्टिसिटी है वो क्या, इलास्टिसिटी करो स्मूथ होना चाहिए। तो हमने इसको इंटरवल में बांट लिया कि स्मूथ होगा इस इंटरवल से इस इंटरवल में, स्मूथ होगा इस इंटरवल से इस इंटरवल में स्मूथ होगा। इलास्टिसिटी करो है वेरियस इंटरवल पे स्मूथ होगा। तो हमने देखो y1 y2 y3, और हमने yi+1 ले लिया, yi+2 ले लिया, yi+1 yi+2। इस तरीके से हमने इसकी क्या बना ली? इक्वेशन बना ली कि जो हमारा i है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। जो डिफरेंट पॉइंट ले लिए 1 2 3 4, और जो हमारा है i+1 i+2, यहाँ पे हमने अपना इन टाइम पीरियड पे ले लिया कि जो हमारा डिमांड करा होगा कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते गए, और i+1 i+2 वहाँ तक पहुँच गए। हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब इसकी इक्वेशन आएंगी जो ये पहले वाली इक्वेशन थी, इसी पोजीशन की वजह से इसका रेट ऑफ शिफ्ट निकालेंगे। तो y1 है जो पहला था y1
ax1 प्लस बी हो गया। तो देखो x1 है तो अगले में भी यहाँ पे 2 लेंगे, y2 लेंगे तो ax2 आएगा, प्लस बी प्लस में r के भाई r शिफ्ट हो गया। अगले में अब हम y3 निकालेंगे तो y3 भी ऐसे निकल जाएगा। y निकालना है तो axi हो गया प्लस बी, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट होता है एक कम, यहाँ पे y2 था तो r हुआ, y1 में तो स्टार्टिंग वाले में कोई शिफ्ट नहीं हुआ, y था तो y में से i में से एक कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई r, इतना शिफ्ट हो गया। i+2 है तो शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट इसमें से एक कम कर देंगे तो ir हो जाएगा। i+1 लेंगे तो i+1, ये सॉरी, ये दूसरी इक्वेशन 1 की है और उससे अगली इक्वेशन 2 की है। ये 2 की इक्वेशन है, ये 1 की इक्वेशन है। इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, मिस प्रिंट हो रहा है बुक में। जो सेकंड वाली ना, ये 1 की इक्वेशन है, यहाँ पे i+1 आएगा तो ax i+1 प्लस b, और 1 में से एक माइनस हो गया तो i आएगा तो ir। ये सारी शिफ्टिंग की इक्वेशन हमने निकाल दी कि कितना शिफ्ट हुआ है। अब देखो, अब हमने ये कह रहे थे कि भाई जो शिफ्ट होगा ना वो लीनियर होगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जितना शिफ्ट हुआ है उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, i1 माइनस आई निकाल लेंगे। अब i1 माइनस आई ये निकाला, i1 माइनस आई निकाला तो ये इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दी, माइनस है तो xi भी हमारा क्या हो जाएगा, xi+1 माइनस xi हो जाएगा। xi की टर्म में हमने निकाल लिया। ऐसे ही yi2 माइनस a xi2, तो हमने a निकाल दिया, a इधर आ गया और ये हमारे पास y और x आई है इधर आ गए, तो रेशियो आ गई ये y और x की। तो पिगो मेथड के हमने अब इसके क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या इसमें स्टेप लेने हैं और इसकी लिमिटेशन। डायरेक्ट ये पूछेगा कि पिगो मेथड की लिमिटेशन बताओ, तो कौन से की बताओगे, टाइम सीरीज वाले की। अगर वो पूछेगा कि फैमिली बजट की बतानी है, टाइम सीरीज वाले की बतानी है, तो हमने दोनों को अलग अलग याद रखना है। अगर सिंपल ये आता है कि पिगो मेथड की लिमिटेशन बता दो, तो फिर हम अलग अलग लिख के भी लिख सकते हैं कि ये टाइम सीरीज का मेथड था, इसकी ये लिमिटेशन थी, ये पिगो का फैमिली बजट का मेथड था, इसकी ये लिमिटेशन थी। अब देखो बनाना कैसे, इसको हमने एक लॉगरिथमिक ग्राफ पे इसको शो करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, है एक जगह पे लोग डी ले लेंगे, एक जगह पे लोग पी ले लेंगे, क्योंकि जो डिमांड है किसका फंक्शन है, सी p⁻⁻α स्टार्टिंग में लिया, तो डी और पी के बीच में क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो ए आई ले लेंगे, वैल्यू लेंगे, आई की वैल्यू 1 2 3 शिफ्ट करती जाएगी n तक। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंटरवल पे जो ए आई है कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी टेकन एज मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड लाइन में थर्ड इसका जो हमें क्या फॉलो करना है कि जो ए आई है वो पॉजिटिव एक्सीड्स द पॉजिटिव वैल्यू, एंड इफ ऑल ए आई आर ग्रुप फेयरली क्लोजली अबाउट गिवन वैल्यू एंड फर्दर इफ डाटा आर नॉट सस्पेक्टेड अदरवाइज देन ईच नेगेटिव आई आर रिगार्डेड एज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अननोन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस मीन दैट कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ अननोन इलास्टिसिटी। इससे हम अननोन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकाल सकते हैं। अगर ए आई सारे के सारे पॉजिटिव ग्रुप हैं तो पॉजिटिव में आ जाएगी, नेगेटिव ग्रुप हैं तो नेगेटिव की आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम इसकी मीन वैल्यू निकाल के और अननोन इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं, कि जो इलास्टिसिटी हमें नहीं पता, जिसके हमें डायमेंशन ही नहीं पता, ऐसे वाले उसकी भी हम क्या निकाल सकते हैं, इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। ऐसे वाले करो की भी हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। ये थे इसके हमारे पास पिगो मेथड, पिगो ही किया ना, हाँ ये पिगो मेथड चल रहा था, तो ये थे पिगो मेथड। अब पिगो मेथड की लिमिटेशन क्या होंगी, जो पिगो मेथड होगा ना वो बेस्ड होगा एजम्पशन ऑफ दैट टाइम, जो डिमांड करो फॉर कमोडिटी की डिमांड करो है किसका फंक्शन है, पी का और टी का फंक्शन है। इसमें हमने दो ही चीज़ पढ़ी, एक्स क्या है, क्वालिटी है किसी कमोडिटी की, किसी कमोडिटी की क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, प्राइस पे डिपेंड करेगी है, और टाइम पे डिपेंड करेगी कि टाइम के साथ साथ उसकी कमोडिटी की क्या क्वालिटी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ की जो दूसरे रिलेटेड कमोडिटी था उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा कि क्वालिटी पे, कि इसका मतलब यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है कि भाई अगर दूसरे फैक्टर को हम छोड़ दें, सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर को लें, तो ये मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। ये तो हर एक में लिखना है कि भाई जो सा मेथड जो से हम फंक्शन को हम देखेंगे वो फंक्शन पे हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरे फंक्शन तो हम जो छोड़ रहे हैं जो फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या हो जाते हैं, फेल कर देते हैं कि भाई ये फंक्शन तो हमने वो फंक्शन भी इसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या है, मेथड ऑफ ब्रेक डाउन कम्प्लीटली इन 3 सक्सेसिव सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमने इसकी 3 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले ली, भाई 3 में इसको ब्रेक कर लिया, तो उनकी प्राइस क्वांटिटी आर कोलिनियर आनी चाहिए कि तीनों की जो प्राइस है वो
क्वांटिटी है वो सेम रहनी चाहिए। तो ये मेथड प्रैक्टिकली फील हो जाता है, क्योंकि कभी भी तीन चीज़ों की प्राइस कमोडिटी है वो क्या नहीं रहती, सेम नहीं रहती, वो कम नीचे होती रहती है, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। थर्ड क्या है कि ऐसे एप्लीकेबल में नहीं होता जहाँ पे डिमांड चेंज हो रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। अब पिगो मेथड अगर हम फैमिली बजट तक देखें तो फैमिली बजट में तो हमने क्या लेना पड़ेगा, फैमिली बजट लेना पड़ेगा, उसकी इनकम लेनी पड़ेगी। तो हमने यू आई एक्स और यू वन एक्स यू टू एक्स। यू1 ले ली यूटिलिटी कि भाई मनी है उसको खर्च करना चाह रहे हैं, यू1 एक्स पे खर्च करेंगे, यू2 है वो यू2 एक्स पे खर्च करेंगे कि मनी है, इनकम है, इसको खर्च करेंगे। जो फैमिली बजट है उसका क्या मेन था कि इनकम फिक्स रहनी चाहिए, प्राइस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अब यूटिलिटी निकालेंगे, डिमांड ऑफ फंक्शन यू1 एंड यू2 इंडिपेंडेंट ऑफ, और दूसरी भी जो कमोडिटी है ना उनके प्राइस पे भी ये डिपेंड नहीं करता कि दूसरे की कितनी भी प्राइस कम ज़्यादा हो जाए, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिग्री ऑफ यूटिलिटी ऑफ मनी कि भाई कितनी हम अपनी मनी की क्या डिग्री निकल रही है जिसको हम खर्च करें। तो यू1 एक्स बाई पी एक कमोडिटी उसके प्राइस से डिवाइड कर देंगे, यू2 दूसरी उसके प्राइस से डिवाइड कर देंगे। x1 x2 क्या है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है कमोडिटी की, भी ए की और बी की कि भी हमने दो ये ले ली कि दो कमोडिटी ले रहे हैं, एक कमोडिटी ए है जिसकी क्वांटिटी है x1, दूसरी कमोडिटी u2 है जिसकी क्वांटिटी है x2, और वो सेम अमाउंट में आ रही है, विच मस्ट बी द सेम फॉर बोथ ग्रुप की, दोनों ग्रुप इनको ले रहे हैं। दो ग्रुप ले लिए हमने फैमिली के, हम ज़्यादा भी ले सकते हैं इसके अंदर, तो हम बहुत सारों का सर्वे करते हैं, तो हमने पहले दो ग्रुप का ही लेके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब है कि दो नेबर है ना, तो उनकी इनकम है वो क्या रहनी चाहिए, बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, और उनके टेस्ट हैं वो भी क्या रहने चाहिए, दोनों के अप्रोक्सीमेटली सेम रहने चाहिए। अब इनकम भी सेम, टेस्ट भी सेम, तो जो यू1 एक्स है वही दोनों ने एक ही कमोडिटी ली होगी, फिर इसका मतलब वो इक्वल क्वांटिटी में ली होगी, तो यू1 एक्स यू2 एक्स किसके इक्वल हो गए, यू एक्स के इक्वल हो गए। तो पी यू1 एक्स बाय में म्यू1, पी यू1 एक्स बाय में म्यू1 इज इक्वल टू यू एक्स2 बाय में म्यू2। अब इसको हम क्या करेंगे, x2 स्लाइटली फ्रॉम कि x2 और x1 है थोड़े से डिफर है, हल्की सी दोनों में डिफरेंस है कि भाई एक ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है तो दूसरा कम ले रहा है, तो इस डिफरेंस को निकाल लेंगे टेलर एक्सप्रेशन से, हम स्लाइटली डिफरेंस को इसको शो करेंगे। तो यू एक्स टू क्या है, ज़्यादा है किससे, यू एक्स1 कितना ज़्यादा है, x1 प्लस x2 माइनस x1। तो देखो x1 से x1 कट जाएगा, यहाँ पे यू एक्स2 बराबर यू एक्स2 आ गया, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया कि यू एक्स1 x2 माइनस x1 से ज़्यादा है, ये टेलर एक्सप्रेशन से हमने इसको शो कर दिया। अब देखो यू x1 x2 माइनस x1 यू डैश x1, ये टेलर एक्सप्रेशन है, हमने टेलर की जो सीरीज़ है, टेलर वाली सीरीज़ है ये खोल दी। तो यू डैश x1 यहाँ से अगर हम यू डैश x1 निकालें, ये निकालें तो यू x2 माइनस यू x1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। अब जो ये x2 x1 है ये किसके हैं, ये डिग्री में निकाल लेंगे, तो p म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 को अलग लिख लो, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड में इधर से म्यू1 को हम इसको यहाँ पे ले आएंगे मल्टीप्लाई यू x1। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा वो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमने यूज करके क्या निकालेंगे, बाय डेफिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंजप्शन x1 विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटी यू x1 इज गिवन बाय, तो क्या क्या देती है कि भाई जो डिमांड है वो x1 की और जो यूटिलिटी है वो उसमें निकालें, तो हमें लास्ट में यही वाला एक्सप्रेशन याद रखना है कि जो एफिशिएंसी म्यू है, ये जो n है, ये x2 माइनस x1 डिवाइड में x1 मल्टीप्लाई म्यू1 डिवाइड में म्यू2 माइनस म्यू1 की ये डिग्री चेंज है और ये कमोडिटी का चेंज है। पिगो में क्या एज्यूम क्या क्या बोलता है कि स्मॉल चेंज इन कंजप्शन ऑफ एनी ऑर्डिनरी कमोडिटी, कि कोई सी साधारण सी कमोडिटी है उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो चाहे उसकी टोटल इनकम है वो उसके ऊपर वो स्पेंड करेगा, मतलब वो उसके ऊपर अपनी यूटिलिटी ऑफ मनी को खर्च करेगा, उसको अपने सारे पैसे खर्च करने हैं, उसकी इनकम 100 रुपये तो उसको 100 रुपये खर्च करने हैं। अगर एक चीज़ थोड़ी सी कम ले रहा है, कंजप्शन कम हो गया, तो दूसरी चीज़ पे क्या कर देगा, कंजप्शन ज़्यादा कर देगा। इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करो रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंजप्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ यूटिलिटी करो इन रिस्पेक्ट टू दैट कंजप्शन। यहाँ से हमें इतना ही करना है। इसके बाद हम
ये जो x1 की टर्म में था, अब इसको हम दूसरी x2 के फॉर्म में निकाल लेंगे। सेम उसी तरीके से इनको रेशियो निकाल लेंगे दोनों की। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कमोडिटी इन क्वेश्चन ए इज लोवेस्ट वेजेस ग्रुप x1 यूनिट्स ऑफ कंज्यूम, कि भाई x1 यूनिट ही कंज्यूम हो रही है। मान लिया कि भाई हमने एक लोवेस्ट वेज, कम तनख्वाह वाला या कम पैसे वाला ग्रुप ले लिया जो x1 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, तो डी x1 बाई x1 डी पी बाई पी। अब म्यू क्या आ जाएगा, यू x1 बाई में पी। अगर 5 नंबर में आता है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, वरना फिर हम क्या करेंगे, इसको इतना ही यहाँ तक छोड़ के और फिर इसकी क्या कर लेंगे, लिमिटेशन कर लेंगे। अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो हमें फिर ये एक दूसरी कमोडिटी लेके कि भाई ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसका प्राइस कम है, फिर उसके प्राइस के थ्रू उसकी हम यूटिलिटी ये निकाल देंगे। वही आएगी x2 माइनस x1 बाई x1 μ1 बाई μ2 माइनस μ1। ये यहाँ से हमने निकाल दी। फिर इसको y1 की टर्म में ले दिया, ये x1 की टर्म में थी, फिर y1 की टर्म में ले दी, और फिर दोनों को क्या ले दी, रेशियो ले दी कि भाई दोनों कमोडिटी हैं उनकी इक्विलिब्रियम में आ रहा है या नहीं आ रहा। वो तो एक ए कमोडिटी पे खर्च किया, फिर बी कमोडिटी पे खर्च करेगा, बी पे खर्च करेगा तो किसकी फॉर्म में निकाल देंगे, वाई की फॉर्म में। तो वहाँ से हमने सीधा यहाँ जंप करके एक ए और बी और दोनों की रेशो निकाल देंगे। दोनों की रेशो निकालने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि म्यू वाले तो दोनों कट जाएंगे। तो y2 माइनस y1 बाई y1 x1 डिवाइड में x2 माइनस x1, और जो ये आ जाएगा n x p। अब इसकी भी लिमिटेशन पूछेगा, फैमिली बजट वाले की पिगो मेथड की क्या लिमिटेशन होती है। इसकी लिमिटेशन ये है कि हमने इसमें क्या निकाला, रेशियो निकाला, कि सिर्फ ये रेशियो पे अप्लीकेबल होता है, ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता। ये सिर्फ कहाँ अप्लीकेबल होगा, ओनली रेशियो पे अप्लीकेबल होगा। इसके अंदर हम दो कमोडिटी की रेशियो निकाल लेंगे कि जो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। जो हमारे पास ये है ना, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेशियो कैलकुलेट की जा सकती है इस मेथड से, दो कमोडिटी की। और पिगो मेथड दूसरा क्या, कि दूसरी लिमिटेशन क्या है इसकी, कि सिंस ए स्मॉल चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंजम्पशन, अगर थोड़ी सी कंजम्पशन में चेंज हो जाता है भी, थोड़ी सी अगर कोई भी कंज्यूम कर रहा है, कम या ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी इनकम फिक्स है। तो इसका मतलब प्राइस का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वेरी, तो इसका मतलब वो नहीं कि भी इनकम फिक्स है तो प्राइस भी फिक्स होंगे, प्राइस तो अलग अलग होंगे। तो अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जो हमने अजम्पशन ली थी कि म्यू u1 की दोनों की इलास्टिसिटी सेम रहेगी, यूटिलिटी सेम रहेगी, तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मनी तो कांस्टेंट आ रही है, हेंस रिजल्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज रेशियो ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो हम उसको प्राइस इलास्टिसिटी की फॉर्म में नहीं निकाल सकते।